हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सरफराज मोबिन। वेलकम टू ज्ञान स्टडी सेंटर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम राजनीति शास्त्र का पहला चैप्टर सत्ता में साझेदारी का एक टॉपिक बेल्जियम और श्रीलंका का जातीय समीकरण के बारे में जानेंगे, संरचना के बारे में कि बेल्जियम में जातीय संरचना कैसा था और श्रीलंका में जातीय संरचना कैसा था। इस दोनों को पढ़ने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि हमें सत्ता की साझेदारी क्यों करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे तो आदमी सत्ता की साझेदारी का नाम सुन के ही डर जाता है कि मान लो एक आदमी के पास बहुत सारा सत्ता है और उसका हम निम्न स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर बंटवारा कर देंगे तो क्या होगा, वो आदमी कमज़ोर पड़ जाएगा। लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि सत्ता की साझेदारी करने से कोई आदमी या फिर कोई भी राजा या फिर कोई भी सरकार कमज़ोर होने के बजाय और भी सशक्त और भी मजबूत हो जाता है। उसको जानने से पहले हमें दो देशों के बारे में जानना होगा, पहला बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। दोनों के बारे में जानेंगे, फिर पता चल जाएगा कि सत्ता की साझेदारी करना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए पहले बेल्जियम के बारे में जानते हैं कि बेल्जियम का जातीय संरचना कैसा था। यह यूरोप का एक छोटा सा देश था, एकदम छोटा सा देश। मतलब छोटा सा देश, मतलब अगर इसका तुलना किया जाए भारत के किसी राज्य से तो वह हरियाणा से भी छोटा था। ऐसा कहा जाता है कि हरियाणा से भी छोटा था। यहाँ की आबादी लगभग मात्र 1 करोड़ की थी, सिर्फ 1 करोड़ की। और 1 करोड़ की आबादी में इतनी विविधता पाई गई। हमारे यहाँ वर्तमान में देखी जाए तो 140 करोड़, लगभग 140 करोड़ है। और 1 करोड़ वाले आबादी वाले देश में कितना विविधता होगा, ये सोचिए आप थोड़ा। हमारे यहाँ तो 140 करोड़ की आबादी है, तो हमारे बहुत सारी विविधता है, 22 प्रकार की भाषाएँ और कितने धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वो भारत में रहते हैं, और बहुत सारे भाषा भी बोलने वाले लोग रहते हैं। लेकिन अगर बेल्जियम की बात की जाए तो यहाँ मात्र 2 प्रकार के भाषा बोली जाती है और 2 ही प्रकार का क्षेत्र है। पहला, बेल्जियम को 2 क्षेत्रों में बांटा गया, पहला फ्लेमिश इलाका और दूसरा वोलेनिया इलाका। देखिए, फ्लेमिश इलाका में 59% लोग रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। मात्र 59%, मतलब पूरे 100% डच, बेल्जियम का पूरा जो जितने भी लोग हैं उसमें से 59% लोग फ्लेमिश इलाका में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। दूसरा, वोलेनिया इलाका में 40% लोग रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि शेष, मतलब 59 और 40 हो गया 99%, 1% लोग किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो शेष 1% जो है वो जर्मन भाषा बोलते हैं, जर्मनी भाषा का उपयोग करते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स का जातीय संरचना। बेल्जियम की जो ये राजधानी है वो ब्रुसेल्स में है, जैसे कि भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली में है। उसी तरह से बेल्जियम एक देश है, वहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स है। वहाँ की जातीय संरचना देखिए, फ्रेंच जो है वहाँ 80% होते हैं और डच 20%। फ्रेंच कितने, 80% और डच 20%। अगर आप एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे बेल्जियम में, तो बेल्जियम में 2 या 3 लगभग 2 हम मान सकते हैं कि 2 प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं, डच और फ्रेंच। डच कितना, पहले अगर पूरे देश में देखी जाए तो डच बोलने वालों की संख्या 59% है और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 40% है। लेकिन अगर हम राजधानी की बात करें, ब्रुसेल्स, जहाँ बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, वहाँ की बात करें तो 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। फिर आप यहाँ से एक चीज़ गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो बेल्जियम पूरे देश में मेजॉरिटी में है, बहुमत में है, वह बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किस चीज़ में है, माइनॉरिटी में है, मतलब अल्पमत में। जैसे कि अगर बेल्जियम देश की बात की जाए तो वहाँ मेजॉरिटी में कौन है, बहुमत में है डच भाषा बोलने वाले लोग जो फ्लेमिश इलाका में रहते हैं। जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो पूरे देश में मेजॉरिटी में, वही कहाँ माइनॉरिटी में आ जाते हैं, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। कितने, डच मात्र 20% लोग बोलने वाले हैं। तो इस चीज़ को भी देखना होगा कि जो पूरे देश में मेजॉरिटी में है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किस चीज़ में है, माइनॉरिटी में। और जो पूरे देश में माइनॉरिटी में है वो देश की राजधानी ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी में। जैसे माइनॉरिटी में कौन है पूरे देश में, वोलेनिया इलाका में 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, वो किस चीज़ में है, माइनॉरिटी में। लेकिन अगर फ्रेंच भाषा देखा जाए ब्रुसेल्स की तो 80% लोग ब्रुसेल्स भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ब्रुसेल्स में जो है वो ये मेजॉरिटी में, मतलब बहुमत में। और यही चीज़ देश में क्या हो जाता है, अल्पमत में हो जाता है। मतलब इतना सारा विविधता, इतना सारा डाइवर्सिटी है। तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ गया कि बेल्जियम में 2 प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं, लगभग 2, वैसे तो 3, जर्मन भी है, जर्मन लेकिन 1 ही % है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। 2 मतलब फ्लेमिश इलाका में कौन रहते हैं, 59% लोग और डच बोलते हैं। दूसरा, वोलेनिया इलाका में 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इस दोनों में मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब झगड़ा, तनाव हमेशा बना रहता होगा,
लेकिन अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा तो पता चलेगा कि इन्होंने अपने जो जातीय संरचना था इसको एकोमोडेट किया, अच्छे से समझा कि हमारे यहाँ जातीय संरचना है, इसको सुलझाने की कोशिश की। लेकिन अगर एक देश श्रीलंका की बात की जाए तो यहाँ इस चीज़ को सुलझाने में वहाँ के राजनेता हमेशा असफल रहे। जैसे अगर हम श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है। दक्षिण एशिया मतलब एशिया का एकदम दक्षिण भाग, और उसमें भी एक द्वीप वाला देश है, द्वीपीय देश है, ठीक है। आबादी लगभग 2 करोड़, मतलब ज़्यादा नहीं है, 2 ही करोड़ है। अगर भारत की बात की जाए तो 140 करोड़ है, और यहाँ की विविधता भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लोग श्रीलंका की बात करें तो आबादी लगभग 2 करोड़, ठीक है। सिन्हली भाषा, यहाँ भी 2 ही प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग, एक है सिन्हली भाषी और दूसरा तमिल भाषी। अगर आप एक चीज़ देखें तो बेल्जियम में सिर्फ भाषा के आधार पर विविधता था, लेकिन अगर हम लोग श्रीलंका की बात करेंगे तो यहाँ भाषा, धर्म दोनों चीज़ के आधार पर ये आ जाएगा, विविधता आ जाएगा। जैसे कि सिन्हली भाषी बोलने वाले लोग 74% है और बौद्ध धर्म के समर्थक है, मतलब बौद्ध धर्म के मानने वाले। तमिल भाषी 18% है और हिंदू और मुस्लिम दोनों के समर्थक है, मतलब कुछ लोग हिंदू के समर्थक है और कुछ लोग मुस्लिम के समर्थक है। तो यहाँ से आप लोग देखिए कि पहला विविधता सिन्हली और तमिल वाला, और दूसरा बौद्ध धर्म और मुस्लिम हिंदू वाला, मतलब धर्म के आधार पर भी यहाँ विविधता है, यहाँ मतलब बहुत सारा डाइवर्सिटी है। दूसरा कि यहाँ जो तमिल भाषी हैं वो भी 2 प्रकार के हैं, पहला स्थानीय तमिल और दूसरा भारतीय तमिल। स्थानीय तमिल कितने हैं? 13% लोग स्थानीय तमिल है, मतलब वहीं के हैं, श्रीलंका के मूल निवासी हैं, और 13% लोग हैं। भारतीय तमिल 5% है, जो भारत से वहाँ चले गए हैं, वहीं रहने लगे हैं, वो कितने परसेंट है? 5% है। तो लगभग तमिल भाषा की संख्या कितनी है? 18% पूरे देश में, ठीक है। और आप यहाँ पर एक चीज़ सोच रहे होंगे कि भारतीय तमिल वहाँ कैसे पहुँच गया? तमिल तो मतलब वहाँ होना चाहिए, तो श्रीलंका का मूल निवासी होना चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि भारतीय तमिल है, मतलब ये भारत का जो तमिल भाषा बोलने वाला लोग था वो श्रीलंका कैसे पहुँच गया? तो देखिए, जब श्रीलंका पर ब्रिटिश का राज था तो ब्रिटिश शासन एक ही चीज़ चाहती थी कि सिर्फ उसे हर एक जगह से मुनाफा हो, तो उन्होंने भी श्रीलंका को अपने गुलाम बना रखा था, और वहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती से बहुत सारी खेती करवाते थे, जैसे चाय का, अफीम का। तो उसके लिए मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती थी, और वो मज़दूर कहाँ से लगे? अपने पड़ोसी देश, मतलब श्रीलंका के पड़ोसी देश भारत के एक राजधानी तमिलनाडु से, जो तमिल भाषी थे वहीं से ले गए, और वो वहाँ चले गए तो वहीं बस गए, वहीं के हो गए। तो अभी भी है, तो 5% लोग भारतीय तमिल है, ठीक है। ईसाई 7%, जो ईसाई धर्म के मानने वाले हैं वो कितने? 7%, और दोनों भाषा का यूज़ करते हैं, कोई सिन्हली बोल लेता है और कोई तमिल बोल लेता है। तो आप एक चीज़ देखिए कि श्रीलंका में कितना डाइवर्सिटी है। पहले तो भाषा के आधार पर कि सिन्हली भाषी, तमिल भाषी, 2 प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग, और उसमें भी धर्म के आधार पर भी डाइवर्सिटी है। बौद्ध धर्म के समर्थक है, तो कोई हिंदू धर्म का, तो कोई मुस्लिम का, तो कोई ईसाई धर्म का समर्थक है। 4 प्रकार के धर्म और 2 प्रकार की भाषाएँ यहाँ रहती हैं, ठीक है। और बेल्जियम में देखा जाए तो सिर्फ 2 प्रकार की भाषा ही लगभग, एक डच और एक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो उतना डाइवर्सिटी नहीं है, फिर भी एक बहुत ही जटिल समीकरण है जातीय संरचना, लेकिन यहाँ का बहुत ही जटिल ये जातीय संरचना हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पहला तो भाषा के आधार पर, दूसरा धर्म के आधार पर, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि श्रीलंका में किस तरह से श्रीलंका की सरकार ने इस डाइवर्सिटी को, इस विविधता को अपनाया, और बेल्जियम की सरकार ने किस तरह से इस चीज़ को सुलझाया। इस दोनों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में